त्रिया चरित्र कहानी लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूं शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की, यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। ये धन संपत्ति, ये ठाट बाट, ये वैभव और ये ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? ये ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। बला का जहीन और तमीजदार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, राइसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। 2. मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वो खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े। वो लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगें। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है मझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने ये गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि सब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसलहत। मगर जाऊं कहाँ? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रायसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें।
जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम ना था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे ये कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं। मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की, मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करके चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है, तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई हैं तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूं और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। ये जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। 3 शाम के वक्त सेठ मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है। मालिन भाई, मैं यहाँ ठहरने को न कहूंगी। ये बाई जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगनदास, ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन भाई, यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक न करे तो हमारा तुम्हारा निबाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है, वह अपनी आंखों देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे। आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडियां, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे? कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेजगढ़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती हैं।
एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूरत बनाती हैं कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया, कौन पति आएगा। जब से यह सुनावनी आई है, तब से बहुत उदास रहती हैं। एक दिन रोती थी। मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करे, मेरी रानी दूधों नहाई पूतों फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ नली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो। यहाँ मेरा निबाह न होगा। इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वॉट मिल जाती है कि नहीं, मगर राती तो काटनी है, किसी तरह कटी जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। ये कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो की कहानी यहीं तक है। आशा करता हूं कि हमारी कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, दूसरा पार्ट आपको अगले भाग में मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में दूसरे पार्ट देखने के लिए। और आज का वीडियो यहीं तक है। सेवा करने का मौका दीजिए।